प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाई करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिस्ट्री के पिछले क्लास में हम लोग नंद वंश पढ़ाई किए थे और नंद वंश जो पढ़ाई किए थे उसके लास्ट में हम चर्चा किए थे सिकंदर के बारे में। सिकंदर महान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आज हम लोग सिकंदर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाई करने वाले हैं। विश्व विजेता सिकंदर भी इन्हें जो है बोला जाता है और इन्हें अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है सिकंदर के बारे में। आज आप लोग बहुत ही डिटेल से सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं सिकंदर के बारे में सब कुछ बहुत ही डिटेल से, तो आज के क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आज सिकंदर का क्लास आप कर लेंगे तो आज के बाद अब आपको कभी भी जो है इनसे रिलेटेड कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पिछले क्लास में ही चर्चा में पता चला होगा कि सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था नंद वंश के टाइम पर। किसके टाइम पर? नंद वंश के टाइम पर। तो ठीक है, उसको तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके जन्म के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर कहाँ जन्म हुआ इनका, किस तरह से बरिश हुआ, इनके जो है ना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर का जो जन्म है ये आप जानते हैं, वर्ल्ड मैप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मकदूनिया। मकदूनिया को हम लोग कई नामों से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अपना भारत, इंडिया दिखाई दे रहा होगा। और मकदूनिया को आपको पता होना चाहिए कि हम मेसोडोनिया या इसे ग्रीक या तुर्की या यूनान के नाम से भी जानते हैं। अब भी जो इसका फिलहाल का नाम है वो आप याद रखेंगे तुर्की है। क्या नाम है? तुर्की। तो ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम है अगर पूछा जाएगा कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था तो मकदूनिया याद रखेंगे। मकदूनिया का ही कई नाम है, कई नामों से मकदूनिया को हम जानते हैं। मकदूनिया को मेसोडोनिया या ग्रीक या यूनान या अभी फिलहाल में उसे तुर्की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तुर्की के नाम से जानते हैं। तो मकदूनिया हो, मेसोडोनिया हो, ग्रीक हो, यूनान हो या तुर्की हो, सब क्या है प्यारे बच्चों? एक ही चीज़ है। अगर बात करें कि तुर्की है कहाँ पर, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक देश यहाँ पर आपको हल्का ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, यही है प्यारे बच्चों तुर्की। और यही जन्म हुआ था सिकंदर महान का। ठीक है, जिसे विश्व विजेता सिकंदर के नाम से भी आप क्या करते हैं, जानते हैं। बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो है ना वो 356 ईसा पूर्व, ये ईस्वी नहीं है, 356 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो मकदूनिया यानी कि फिलहाल का तुर्की में। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मकदूनिया है वहाँ के एक क्षत्रिय राजा का पुत्र था। ये मतलब जो है ना आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे राजा का ये पुत्र थे। कौन? जो सिकंदर हैं वो। अगर इनके पिता के बारे में पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा फिलिप। इनके पिता का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा इनके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, दूसरी बात, इनके ऊपर बहुत सारा सीरियल वगैरह भी बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ सीखे होंगे। तो कहाँ जन्म हुआ? मकदूनिया में। अभी फ़िलहाल तुर्की आप उसे बोल सकते हैं। 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम याद रखेंगे फिलिप। और इनके गुरु, प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गुरु, माता पिता, इन सभी का जो योगदान होता है ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो इनके गुरु का नाम याद रखेंगे। गुरु भी अपने आप में विश्व प्रसिद्ध हैं, अरस्तु। क्या नाम याद रखिएगा? ठीक है, अरस्तु क्या थे? इनके गुरु थे। तो ये दो तीन बातें आप बेसिक तौर पर आप इनसे रिलेटेड जो है याद रखेंगे। और जब ये बड़ा हुए, बड़ा होने का सीधा सीधा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लगभग जो है ना 19 साल में। कितने साल में? 19 साल में। भाई साहब 19 साल अगर इनका जन्म हुआ है 356 में और ये 326 में भारत पहुंच गए थे। कब?
तो 326 में जो है ना, ये 326 में भारत पहुंच गए थे, तो लगभग 30 साल की उम्र में भारत पहुंचे थे। लेकिन भारत पहुंचने से पहले उधर बहुत जो है ना तहलका मचा चुके थे। तो लगभग आप 23-24 साल कह सकते हैं। 23-24 साल के उम्र में ही इन्होंने सोच लिया था कि मुझे पूरे दुनिया को जीतना है। सोच सकते हैं भाई, होता एक हद, धन संपत्ति प्राप्त करने का भी एक जो है ना हद होता है। अब आप ज़्यादा धन जो है ना, हम कहते हैं कि ज़िंदगी ही चलाना है, तो इतना लेकर के क्या करेंगे? एक देश आपके लिए काफ़ी है, 2 देश काफ़ी है, 5 देश ले लीजिए भाई। ये पूरा दुनिया ही मतलब जीतने की जो है ना ठान लेते कि मुझे पूरा दुनिया पर क्या करना है, शासन करना है। आप बोलेंगे सर इतना क्या जरूरी हो गया इनको? तो देखिए, जरूरी उरूरी कुछ नहीं है। एक सनक सवार था, सनक जैसे सन की आदमी कहते हैं ना, पागल हो गया ये, इस तरह का सनक सवार था इनके ऊपर कि मुझे पूरा दुनिया क्या करना है, जीतना है। ठीक है, ये जरूरी उरूरी कुछ नहीं था। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत राजाओं ने किया भी ऐसा। अंग्रेज को देख लीजिए, तो पूरे आधा दुनिया पर तो अकेले राज कर रहा था। तो एक सनक सा सवार हो गया था इन्हें कि मुझे क्या करना है, पूरे दुनिया पर राज करना है। लगभग 23-24 साल के उम्र में ये पूरे दुनिया को जीतने के लिए अपना विशाल सेना लेकर के चल दिए मकदूनिया से। ठीक है, और इन्होंने जीता भी। लगभग अगर देखा जाए भारतीय इतिहास के अनुसार, तो मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत ही डिटेल में, इन्हें विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विश्व विजेता इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। जबकि आपको हकीकत में आगे बताऊंगा कि ये केवल 6-7 देश को ही जीते थे, 6-7 देश को ही जीत पाए थे। लेकिन फिर भी इन्हें विश्व विजेता सिकंदर बोला जाता है। इसका क्या कारण है आपको अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा कि यह मात्र 6-7 देश जीतने वाला को विश्व विजेता क्यों बोल दिया गया। तो धैर्य रखिए, आपको आगे इसका पूरा जानकारी डिटेल में जो है ना मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 23, 24, 25 साल की उम्र में क्या हो गए भाई साहब, ये मकदूनिया से निकल करके अपना विशाल सेना लेकर के और जो है ना मतलब चल दिए पूरे दुनिया को जीतने के लिए। अगर देखा जाए तो उस टाइम में यूनान कहलाता था। मकदूनिया का क्षेत्र जो है ना पूरे अगर विस्तृत रूप में देखें तो क्या कहलाता था, यूनान। यूनान के लोगों को है ना उस टाइम पर लगता था कि दुनिया में 7 ही देश है। यहाँ पर जो है ना आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तुर्की, इसके बाद ईरान, इराक, इजराइल, ये सब इस क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं ना, उतना देश के बारे में ही उनको जानकारी था। किनको? मतलब यूनान वालों को। तो यूनान वालों को लगता था कि दुनिया इतना ही बड़ा है। ठीक है, इसके बाहर कोई देश वगैरह नहीं है। तो इसी कारण से माना जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता है, क्योंकि उस लोगों ने मात्र 7-8 देश का ही खोज किया था उस टाइम तक। 300 जो है लगभग 26-25 ईसा पूर्व तक। तो यूनान वालों को उस टाइम तक मात्र इस 7-8 देशों के बारे में ही जानकारी था। वो लोग 7-8 देश ही खोज पाए थे। भौगोलिक खोज आप लोग जरूर जानते होंगे, जिसमें देशों को खोजा गया था। तो इन लोगों को उतना ही देश का जानकारी था। तो ये लोग मानते थे कि दुनिया में इतना ही क्या है, देश है। यही कारण है कि इन्हें विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास यह बताता है कि सिकंदर पूरे भारत को जीत नहीं पाया था, और यह हकीकत भी है। भारत का कुछ हिस्सा ही, वो भी अगर बात करें तो ब्यास नदी के उस पार का ही, पंजाब का कुछ क्षेत्र वगैरह ही ये जीत पाए थे, जो आगे आपको बहुत ही डिटेल में हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा भारत पर कब्जा किया भी नहीं था। ठीक है, अभी का जो भारत है उस पर तो एकदम नहीं। अगर अखंड भारत की बात करते हैं, जिसमें हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत पर भी इन्होंने कब्जा किया था, लेकिन वो पूरा भारत पर नहीं, भारत के कुछ हिस्सा पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। तो इस तरह से ये पूरे दुनिया को जीतने के लिए क्या हो गए थे, निकल गए थे। ये देख सकते हैं कि तुर्की से होते हुए इस रास्ते में जितने भी देश पड़े, सबको जीतते हुए और ये भारत प्रवेश कर रहे थे। जहाँ पे मेरी कलम चल रही है वो आप देखेंगे, इस रास्ते से ये भारत पहुँच गए थे। इसके पीछे जितने भी देश थे ना, सबको जीत चुका था कौन,
सिकंदर, ठीक है। और वो भारत पहुंच चुके थे, एक तरह समझ लीजिए कि भारत में एंट्री ही मारने वाले थे। और भारत में जब एंट्री मारने वाले थे तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि भारत में एंट्री जब मारने वाले थे तो उस टाइम पर तक्षशिला के, ठीक है ना, तक्षशिला के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? ठीक है, चाणक्य। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक थे, आचार्य कह सकते हैं, और शिक्षक थे। और एक शिक्षक के नाते आपको पता होना चाहिए, शिक्षक को समाज निर्माता भी कहते हैं। कई शिक्षकों ने तो देश के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है, आप लोग देखते भी हैं। और ये ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे ये, और अखंड भारत चाहते थे। चाणक्य अखंड भारत चाहते थे। चाणक्य को आप कह सकते हैं 100% देशभक्त आदमी था, ठीक है। और भारत के लिए हमेशा मतलब ये तत्पर रहते थे, भारत को आगे बढ़ाने के लिए रहते थे। तो जब चाणक्य को पता चला कि सिकंदर जो है भारत में एंट्री मारने वाला है, इस एरिया से, इधर एरिया से भारत में क्या करने वाला है, एंट्री मारने वाला है, तो हमने आपको बताया था कि चाणक्य पहुंचा था घनानंद के पास। किसके पास? नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसके पास पहुंचा था। लेकिन घनानंद अय्यास और कह लीजिए कि शराबी राजा था, जो इस सब बातों में उतना नहीं रखता था। वो राजा और जो जनता प्रजा क्या है इससे कोई मतलब उसको नहीं रहता था, बस अपने धुन में रहता था, ठीक है। यास टाइप का राजा था, जिससे कोई सबसे ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो घनानंद ने चाणक्य को धक्का मार करके अपने राज दरबार से निकाल दिया था। और उसी दिन चाणक्य ने कसम खाया था कि मैं जब तक घनानंद का सर्वनाश न कर दूं तब तक अपना सीखा नहीं बांधूंगा। सीखा मीन्स टिक्की होता है, टिक्की, हाँ जानते होंगे, ब्राह्मणों के लिए या फिर हिंदू धर्म में अच्छा माना जाता है टिक्की रखना, ठीक है। अब मैं आप से चर्चा करना चाहता हूँ कि भाई साहब चाणक्य जो थे वो क्यों चाहते थे कि सिकंदर भारत न आए। क्या करेगा, भारत आएगा तो अभी भारत के लोग भारत को चला रहे हैं, सिकंदर आएगा तो सिकंदर चलाएगा भारत को। दिक्कत क्या था तो समझिए, जब देश का आदमी देश चलाता है ना, तो देश केवल चलाता ही नहीं है, देश को अपने माँ और मातृभूमि की तरह चलाता है। और जिस तरह से कोई व्यक्ति अपना माँ का बुरा नहीं सोच सकता, उसी तरह से अगर देश का कोई व्यक्ति देश को चला रहा है तो वो भी माँ और मातृभूमि के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा और विकास के लिए काम करेगा और उसका विकास करने की कोशिश करेगा। कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ वो देश के विकास के लिए सोचेगा ही सोचेगा। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी दूसरे देश पर जाकर के शासन करेगा तो क्या दिक्कत है, वो बात जानते थे चाणक्य। चाणक्य को पता था कि अगर सिकंदर आएगा भारत पर, अगर कब्जा कर लिया तो वो भारत में रह करके तो भारत को नहीं चलाएगा। जैसे अंग्रेज जो है भारत पर कब्जा करके बैठा था, तो अंग्रेज की महारानी आई थी यहाँ, अंग्रेज की महारानी रहती थी नहीं, अंग्रेज की महारानी, इंग्लैंड की जो महारानी तो इंग्लैंड में रहती थी। और वो अपने एक तरह समझ लीजिए कि अपने जो है ना कर्मचारियों से यहाँ के देश पर वो शासन चलाती थी। तो वही होगा, चाणक्य को पहले पता था कि यही होगा, सिकंदर तो आएगा और जीत करके चला जाएगा फिर लौट करके, और वो अपने किसी खास व्यक्ति को देश के अंदर जो है जहाँ तहाँ बैठा देगा और कहेगा कि तुम देश को चलाओ और यहाँ से टैक्स वसूलो। क्या वसूलो? टैक्स। और यहाँ से टैक्स वसूल करके भेजो हमें मकदूनिया। तो इसमें होती भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार। क्या करते, जो व्यक्ति सिकंदर का यहाँ पर बैठा है, सिकंदर बोलता कि भाई साहब मुझे 5 लाख सालाना चाहिए, ठीक है, 5 लाख सालाना टैक्स चाहिए इंडिया से। तो ये लोग क्या करते, 7 लाख वसूली करते। इसके लिए कुछ भी करना हो, यहाँ के जनता को मारना हो, पीटना हो, सताना हो, कुछ भी करना हो, ये लोग 7 लाख टैक्स वसूली करते और 2 लाख अपने जेबी में, 5 लाख सिकंदर को। तो ये तो एक तरह से देश को जीतना हो गया, ये है जो है मतलब एक तरह से देश को लूटना हो गया। और ये सब बात चाणक्य को पहले से पता था कि अगर सिकंदर भारत
प्रवेश कर गया तो भारत का कोई भी शासक उससे जीत नहीं पाएगा, गारंटी था पहले। क्योंकि भारत बहुत लगभग 500 छोटे छोटे राज्यों में क्या था प्यारे बच्चों, बटा हुआ था और शक्ति से कमजोर थी क्योंकि एकता थी नहीं। तो चाणक्य को पता था कि अगर सिकंदर भारत आ गया, इतना पूरे देश को जीतते आ रहा है, इसकी सेना भी बहुत विशाल है, सिकंदर का सेना भी बहुत ही क्या थी, विशाल है, इसके सामने भारत का कोई भी जो है ना राजा टिकने वाला नहीं है। सबसे बड़ा तो मगध का ही शासक था, मगध के शासक खुद जो है उसको कोई मतलब नहीं था। तो चाणक्य को पता था कि अगर प्रवेश कर गया भारत में तो भारत को ये बहुत बुरी तरह से रौंदेगा और भ्रष्टाचार फैलाएगा और एकदम भारत का हालत खराब कर देगा। इसीलिए चाणक्य चाहता था कि भाई ये जो सिकंदर है इसको किसी तरह से भारत में प्रवेश करने से ही रोक दो, ये भारत में घुस ही ना पाए, ऐसा कुछ काम करो, ठीक है। अब ऐसा वो करेंगे कैसे, वो तो ठाड़े एक साधारण से शिक्षक हैं। अब वो युद्ध तो नहीं करेंगे, उनके पास सेना तो नहीं है जो सेना के बल से सिकंदर को जाके रोकने की कोशिश करेगा। राजा से हेल्प लेने गया तो राजा भी कुछ अलग ही टाइप निकला और उसको ही दरबार से लात मार करके क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन देखिए एक सच्चे देशभक्त की क्या हालत होती है और कितनी बड़ी सोच होती है। आज के लोग क्या करेंगे कि आज के लोग अगर ऐसा प्रस्ताव लेकर के जाएंगे राजा के पास और राजा इसे उसको लात मार के निकाल दे दरबार से, तो कहेंगे छोड़ो हटाओ, हमारा क्या जा रहा है, राजा कुछ सोच ही नहीं रहा तो हमको क्या सोचना है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और चाणक्य ने कहा कि ठीक है, ये जो घनानंद है इससे तो मैं बाद में निपट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मुझे निपटना है सिकंदर से। किससे निपटना है? सिकंदर से। और ये पूरे तैयारी में लग गया कि भाई सिकंदर को तो हमें किसी भी तरह भारत में घुसने से क्या करना है, रोकना है। भारत में घुसने से हमें क्या करना है, रोकना है, ठीक है। पूरा प्लानिंग इन्होंने क्या कर लिया, तय कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 326 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। इस साइड से, किस साइड से? इस साइड से आक्रमण कर दिया। हिंदू कुश पर्वत यहाँ पे है, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए और वो आक्रमण कर दिया तक्षशिला पर। कहाँ पर आक्रमण किया? तक्षशिला पर। 326 ईसा पूर्व में आप देख सकते हैं उस व्यक्ति का जन्म हुआ है 356 ईसा पूर्व में और वो भारत पहुंच गया 6-7 देशों को जीतते हुए 326 में भारत पहुंच गया। उसका उम्र कितना है प्यारे बच्चों? लगभग 30 साल। कितना साल? 30 साल। और अगर बात करें कि वह विश्व को जीतने के लिए कब निकला था, तो लगभग 24-25 साल की उम्र में। 24-25 साल की उम्र में वो पूरा दुनिया को जीतने के लिए निकल दिया था। और देखिए कि आज के युवा 24-25 साल की उम्र में क्या सोच रहे हैं, मतलब यही सोच का अंतर है। सोच ही सबसे बड़ी होनी चाहिए। सोच अगर आपका बड़ा होगा आप मेहनत भी करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति है जो 24-25 साल की उम्र में पूरा दुनिया को जीतने का सोच रहा है और आज के भारत के युवा है जो 24-25 साल में अपना पॉकेट खर्च नहीं निकाल पाते हैं और वो पिता के पैसों पे पलते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो यही सोच सब बदलने की ये है और यही कारण है कि भारत अभी क्या है, पीछे जा रहा है। और पहले भारत इतना क्या था, विकसित था। तो सोचिए कि अगर 26-24 साल का युवा पूरे दुनिया को जीतने का साहस कर सकता है, तो मैं अच्छा शिक्षा प्राप्त करने का तो साहस कर ही सकता हूँ। कम से कम मैं आपको पूरा दुनिया जीतने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम अच्छा मन लगा कि भाई पढ़ाई कर लो। आप पढ़ाई कर लेंगे तो फिर आगे तो आपका दुनिया है ही, पढ़े लिखे लोगों का ही दुनिया है। तो सोचिए, उस चीज़ों को समझिए। 30 साल की उम्र में ये भारत पहुँच गया भारत को जीतने के लिए और इधर से वो एंट्री मार दिया जो है ना 326 में। ये कुछ दिन यहाँ पर वेट करता है भारत से बाहर, लगभग 18-19 महीने। कितने महीने? 19 महीने भारत से बाहर इधर रुक करके वो वेट करता है और उसके बाद
हमला कर देता है। कहाँ पर हमला करता है सर? तो वो याद रखिएगा, भारत में पहला जो महत्वपूर्ण, ठीक है, सामना है वो तक्षशिला के राजा। अब बोलेंगे कि सर तक्षशिला क्या है, तो हम आपको बताए थे कि तक्षशिला राजधानी थी किसका? गांधार का। ये आपको गांधार महाजनपद दिखाई दे रहा है। गांधार महाजनपद के राजा थे आम्भिक। यहाँ पर जो है ना गांधार महाजनपद दिखाई दे रहा है ना आपको, तो गांधार महाजनपद के राजा थे आम्भिक, ठीक है। आम्भिक यहाँ के राजा थे। सिकंदर इस पर हमला कर देता है। सिकंदर की सेना बहुत विशाल थी, बहुत विशाल मतलब बहुत विशाल, ठीक है। और घुड़सवार सेना थी उनका, हाथी उथी नहीं, घोड़ा पे सवार होकर के उनका सेना आया था, याद रखेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं गांधार, जिसका राजधानी था तक्षशिला, इसके शासक थे उस टाइम पर कौन? आम्भिक। आम्भिक देखा कि भाई साहब इतना बड़ा सेना है सिकंदर का, 7-8 देश जीत कर आ रहा है, दुनिया को जीतने के लिए चला है, मैं तो इसके सामने में चींटी भी नहीं हूँ, मैं तो इसके सामने में चींटी भी नहीं। और सही बात था, आम्भिक इसके सामने में चींटी भी नहीं था भाई साहब। बहुत कम संख्या और बहुत कमजोर सेना थी सिकंदर के सामने आम्भिक का। आम्भिक सोचा भाई पहले प्राण बचाओ फिर लाख उपाय होगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्राण बचाने का सोचा और सिकंदर के सामने घुटना टेक दिया। घुटना टेकना मतलब जानते हैं? हार मान लिया। आक्रमण से पहले ही सिकंदर के सामने आम्भिक ने हार मान लिया, और अपना हार जैसे ही माने, इसका मतलब गांधार यानी कि तक्षशिला सिकंदर का है, तो सिकंदर ने तक्षशिला को तो ऐसे ही जीत लिया। अब ये हार ही नहीं माना, इसने गांधार के जो शासक थे आम्भिक, इसने सिकंदर को कहा कि मैं आपका साथ दूंगा भारत के विजय में, भारत को जीतने में मैं आपका साथ दूंगा, बस आप मेरा प्राण छोड़ दीजिए, मेरा प्राण मत लीजिए आप। समझ में आ रहा है? ये सिकंदर सोचा चलो ठीक ही है भाई, हम अकेले अनजान आदमी भारत में घुसेंगे, इतना बड़ा भारत है, खो जाएंगे हम इसमें, अच्छा है कि आम्भिक को हम साथ में रखेंगे। और सिकंदर जो है आम्भिक को मारा नहीं। आम्भिक तो पहले क्या कर लिया, एक तरह से कह लीजिए कि घुटना टेक दिया, हार स्वीकार कर लिया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो युद्ध हुआ ही नहीं, सिकंदर और आम्भिक में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। फिर गांधार यानी कि जो राजधानी तक्षशिला है, वहाँ के राजा आम्भिक को हराने के बाद जो सिकंदर है वो आगे बढ़ता है, और यहाँ पर पंजाब या पुरु कह लीजिए, यहाँ के शासक थे पोरस। क्या नाम था? पोरस, ठीक है। पोरस पर ये हमला करने के लिए आ गए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहला जो महत्वपूर्ण युद्ध है ना, पोरस ने घुटना नहीं टेका प्यारे बच्चों। पोरस युद्ध किया किससे? पोरस युद्ध किया सिकंदर से। पोरस और सिकंदर के बीच प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा कि युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और अभी पंजाब का लीजिए या पुरु था उस टाइम पर, इसके राज्य का नाम, पंजाब का क्षेत्र सीधा समझ लीजिए। तो पंजाब के शासक थे पोरस। पंजाब के शासक कौन थे? पोरस थे। पोरस पर जब हमला हुआ तो पोरस कहा कि भाई नहीं, मैं लड़ूंगा, कोई भी हो मैं लड़ूंगा उससे, भले ही हार जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। पोरस का सिकंदर के बीच जो है युद्ध होता है। इस युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं या फिर झेलम बीतस्ता का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि झेलम और बीतस्ता के बीच का जो मैदान है, उसी मैदान में, झेलम और बीतस्ता नदी का नाम है, हम आपको पीछे के क्लासों में बता भी चुके हैं, ठीक है। तो झेलम और बीतस्ता का भी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा कि पोरस हार जाता है। पोरस क्या होता है? हार जाता है सिकंदर से। तो आपको पता होना चाहिए, इतिहास में देखा गया कि हारा हुआ राजा उसका दो ही गति होता है। एक गति ये कि या तो आप वह कीजिए जो जीता हुआ व्यक्ति कहता है, या नहीं तो आपको जीतने वाले व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाएगा, ठीक है। सिकंदर पोरस के सामने खड़ा होता है जब पोरस हार गया तब, और सिकंदर कहता है कि तुम घुटना टेक दो, ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
पोरस कहता है सिकंदर को, ठीक है, कि ये तुम्हारी थूकी हुई जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हारी थूकी हुई जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने घुटना नहीं टेकूंगा। सिकंदर का दिमाग हिल गया भाई। इसने सोचा कि भाई मैं इतना बड़ा जो है शासक हूँ, इतने देशों को जीतते हुए आया हूँ, मेरा इतना बड़ा सेना है, और उसके सामने भी इस व्यक्ति को डर नहीं लग रहा है। और वीरता की बात है प्यारे बच्चों, ये सब बोलना, ठीक है, बोलना क्या है, वीरता की बात है। सिकंदर देखो, एक वीर ही दूसरे वीर के शक्ति को, याद रखिएगा, कि वैल्यू दे सकता है। आपने देखा होगा समाज के अंदर कि कई बार लोग दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, एक व्यक्ति दूसरे को नीचे तब दिखाता है जब वह उसका बराबरी नहीं कर पाता है। अगर व्यक्ति बी का बराबरी करेगा या उसका बराबरी करने का क्षमता होगा ए में, तो ए कभी दूसरे का बी का बुराई नहीं करेगा, ठीक है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, उसके सही शक्ति को समझता है वो। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के सही शक्ति को समझ नहीं रहा, समझ लीजिए वो खुद क्या है, जो है ना, शक्तिहीन है। सिकंदर था बहुत ही बड़ा वीर आदमी, और पोरस भी कम वीर नहीं है। तो एक वीर दूसरे वीर के वीरता को समझता है। सिकंदर ने कहा कि भाई साहब तुम तो बहुत ही मतलब वीर आदमी था रे, हम तो सोचे कि डर जाओगे तुम मेरा इतना बड़ा सेना देख करके, ठीक है। इसके वीरता को, पोरस के वीरता को देखते हुए सिकंदर इसको नहीं मारता है, छोड़ देता है, ठीक है। इसने घुटना नहीं टेका, फिर भी जो है ना छोड़ देता है। और कहता है कि छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोस्त बन गया, एक तरह समझ लीजिए, दोनों दोस्त बन गया और एक दूसरे की तारीफ चल रही है। अब सिकंदर की पत्नी है, याद रखिएगा, सिकंदर की जो पत्नी है, उन्होंने भी पोरस का तारीफ किया कि भाई साहब आप तो बहुत ही महान आदमी हैं, आप इतने बड़े राजा के सामने भी डटे हैं। भारत वाले हैं ना प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि भारत वाले में जोश जज्बा होता है। क्या होता है? जोश जज्बा होता है। तो भाई सिकंदर को लगा कि भाई चलो, ये हमारी पत्नी भी इसका तारीफ कर रही है, गड़बड़ ना कहीं हो जाए, ठीक है। इसीलिए इसने कहा, सिकंदर ने अपने पत्नी से पोरस को राखी बंधवा दिया। पोरस को क्या करवा दिया? राखी बंधवा दिया। यानी कि एक तरह से सिकंदर की पत्नी पोरस की बहन हो गई। पोरस की क्या हो गई? बहन हो गई। और पोरस और सिकंदर में दोस्ती हो गया। कोई डाउट नहीं है कि पोरस देशभक्त नहीं था, लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आप अपना वीरता सब जगह नहीं दिखा सकते हैं। अपना वीरता आप सब जगह नहीं दिखा सकते हैं। याद रखिएगा, प्राण बचाने के लिए आप कई बार बहुत सारे चीज़ करते हैं और करना भी चाहिए। प्राण बचेगा तब लाख उपाय। तो ना चाहते हुए भी पोरस यह बोल दिया सिकंदर को कि चलिए मैं आपका साथ दूंगा, भारत विजय में मैं आपका क्या करूंगा? साथ दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 व्यक्ति हो गया। पहला तो सिकंदर, दूसरा आम्भिक और तीसरा पोरस। ये तीनों अब मिल करके भारत पर आक्रमण करने वाले थे और भारत में सबसे पहला टारगेट बनाने वाले थे ये मगध को। किसको? मगध को। इस रास्ते में तो कोई था ही नहीं इसका मुकाबला करने वाला। इस रास्ते में कोई भी इसका मुकाबला करने वाला था ही नहीं। आम्भिक की तरह सब ताश के पत्तों की तरह सब क्या हो जाते प्यारे बच्चों? ढेर हो जाता, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हो गए। ये सब सूचना चाणक्य को मिल रहा था कि ऐसा ऐसा हो गया। आम्भिक घुटना टेक दिया, जो है ना पोरस भी हार गया सिकंदर से। ये सब जानकारी मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर है प्यारे बच्चों ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ब्यास नदी में पानी बहुत ही ज़्यादा था और जो आपके सिकंदर के जो सेना वगैरह है वो उतना अच्छा से तैरना उतना नहीं जानते थे। आप सीधा समझ सकते हैं, या फिर जानते भी थे तो बहुत एक्सपर्ट नहीं थे। कौन? ये सिकंदर के सेना। अब चाणक्य ने सोचा यही मौका है। चाणक्य ने सोचा यही मौका है, अगर अब हम किसी भी तरीका से
अगर सिकंदर को देश से बाहर नहीं किए तो फिर आ जाएगी बहुत ही बड़ी समस्या। तो अब चाणक्य करे तो करे क्या, इसके पास तो सेना है नहीं, मगध के राजा जो घनानंद है उसने साथ दिया नहीं, अब करे तो क्या करे। तो याद रखिएगा, बल से ज्यादा काम आता है ज्ञान, बल से ज्यादा काम क्या आता है, ज्ञान, बुद्धि। चाणक्य ने दिमाग लगाया। आपको पता होना चाहिए कि अभी भी लोग, उस टाइम का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अभी भी लोग जो है ना वो सगुन अपसगुन या फिर जो आप जिसको कहते हैं ये क्या कहते हैं इसको, जो है ना जादू टोना, इसके बाद आप कहे तो जैसे कि भ्रम, इस सब में विश्वास करते हैं आज के लोग भी, ठीक है ना। ढोंग, इस सब में आज के लोग भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और उस टाइम के लोग तो बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करते थे। तो चाणक्य ने सहारा लिया किस चीज़ का, जादू टोना या भ्रम, या फिर आप कह लीजिए एक तरह से हम क्या बोलते हैं धार्मिक मामलों में कि है ना भ्रम फैलाना, एक तरह से कह लीजिए यही, या फिर इसको हम कह सकते हैं भ्रमित करना, अंधविश्वास। कौन चीज, अंधविश्वास। अंधविश्वास का सहारा लिया चाणक्य ने। चाणक्य ने किसका सहारा लिया, अंधविश्वास का। और चाणक्य ने सिकंदर के सेना जो कि यहाँ पर अभी खड़ी है ब्यास नदी के उस पार, ये मान लीजिए ब्यास नदी है, ब्यास नदी के उस पार खड़ी है सिकंदर की विशाल सेना, उसमें चाणक्य ने अंधविश्वास फैलाने का काम किया। सबसे पहले तो उसमें अंधविश्वास फैला दिया कि घनानंद के पास हाथी है, घनानंद के पास क्या है, हाथी वाली सेना है, ठीक है। अब हाथी वाली सेना का क्या मतलब है, घोड़ा वाली सेना का क्या मतलब है, देखिए घोड़ा होता है हाइट में छोटा, ठीक है, हाथी है जो हाइट में बड़ी होती है। याद रखिएगा कि ऊपर से मारने काटने में फायदा होता है, घोड़ा वाला नीचे रहेगा, हाथी वाला ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले तो इसने सिकंदर के सेना में अफवाह फैला दिया कि घनानंद के पास हाथी वाला सेना है। इससे यहाँ के सैनिकों का मनोबल गिरा। क्यों गिरा, कि भाई साहब हाथी पर एक आदमी बैठा रहेगा ना तो ऊपर से वो 50 गो को भाला मार के गिरा देगा, घोड़ा वाला देखते रह जाएगा, ठीक है, घोड़ा वाला नीचे ही रहेगा और उसको मार के खत्म कर देगा। तो एक यह बात फैलाया उसने। दूसरा बात फैलाया कि ब्यास नदी को जो भी व्यक्ति पार करेगा भारत का बुरा करने के लिए, भारत का बुरा करने के लिए, एक तरह से जो आप देख सकते हैं इसका सेना, जो सिकंदर का सेना जो है, एक तरह से तो भारत का बर्बादी करने के लिए ही आने वाला था। इसने उसमें अंधविश्वास फैला दिया कि जो भी भारत को गलत नजरिए से देखेगा और या फिर गलत नजरिया रखते हुए ब्यास नदी को पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंधविश्वास फैला दिया इसके सेना में। और इसने इस अंधविश्वास के लिए कुछ जो है ना प्रूफ भी दे दिया। क्या प्रूफ दिया सर, आप बोलेंगे सर क्या प्रूफ दिया, तो देखिए याद रखिएगा कि चाणक्य जो है वो विश्व विद्या में बहुत ही, मतलब विश्व ऐसे लिखाएगा पैर पर देखेंगे, विश्व जहर जानते हैं, जहर विद्या यानी कि विश्व विद्या में बहुत ही निपुण थे। ऐसा जहर था ना इनके पास कि भाई साहब बहुत रहस्यमय तरीका से लोगों का मौत हो सकता है। तो इसने, किसने, चाणक्य ने अपने शिष्य, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को विष दे दिया और कहा कि तुम जाओ और सिकंदर के सेना में जो है ना विष, उसको विष फैला के आ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, भोजन वोजन में विष डाल करके कई जगहों पे चलाया। कौन, चाणक्य। चाणक्य कैसे गया, तो चाणक्य जो है आप जो है ना एक सिकंदर के सेना को मारा, उसका वर्दी वर्दी जो है ना खोल लिया, पहन लिया, और सिकंदर का सेना बन करके चंद्रगुप्त मौर्य जा करके और बहुत खाने उने वाले चीज़ों में विष डाल के आ गया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य विष डाल के आ गया। और विष ऐसा होता था ना, आज खाएगा 5 दिन बाद मरेगा, आज खाएगा 10 दिन बाद मरेगा, आज खाएगा 20 दिन बाद मरेगा, ऐसा वाला विष,
ठीक है ना, ऐसा वाला विष डाल करके आ गया उसमें। अब चाणक्य को पता था कि कौन विष, किसको विष डाला गया है, ठीक है, और कौन 5 दिन के बाद मरने वाला है। चाणक्य अब यहाँ से क्या होता था, जाता था, ठीक है, चाणक्य जाता था और यहाँ इसके सेना लोगों को भड़काता था कि देखो बुआ, समझ लो, अगर तुम व्यास नदी को पार किया तो तुमको कोई नहीं बचा सकता, भारत देवों की भूमि है। सब जानता था उस टाइम पर भी, अगर तुम भारत को, है ना, बर्बाद करने के लिए व्यास नदी को पार किया ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक मौत हो जाएगा। कहा कैसे मौत हो जाएगा, तो कहा कि तुम देख लो, तुम एक सिपाही को जैसे क्या करता था कि कहता था कि चलो तुम व्यास नदी को एक बार तुम पार करके देखो और फिर तुम आ जाना, देखो कैसे तुम्हारा मौत नहीं होता है। तो जिसको विष दे दिया था उसको लाता था व्यास नदी में और फिर इसको आधा पर से वापस लेके चला जाता था और उसका 5 दिन के बाद मौत। अरे बाप, सही चाणक्य बोला, ठीक है, क्योंकि उसको तो विष ही ऐसा दिया गया था जो 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उसका क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। अब सिकंदर के पूरे सेना में एक तरह समझ लीजिए कि मोटिवेशन का हो गई कमी। सब जो है ना हाहाकार फैल गया कि भाई सही में व्यास नदी को पार करोगे तो मारे जाओगे, भारत देवों की भूमि है, इसको तुम बर्बाद नहीं कर सकते। अब चाणक्य ने एग्जाम्पल भी दे दिया, देखो कि भाई इसको हम क्या किए थे, ये व्यास नदी पार करवाए थे और देखो ये मर गया। अब तो पूरे सेना का मनोबल डाउन हो गया। याद रखिएगा कि सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था, निर्याकस। आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में, पूरा हम आपको नोट भी एक बार समझा देंगे 5 मिनट में। निर्याकस जो है अपना सेना लेकर के क्या हो गया, लौट गया, जल सेना लेकर के कहाँ लौट गया, मकदुनिया लौट गया, ठीक है। और कोई भी सैनिक जो है व्यास नदी को पार करने से एकदम साफ मना कर दिया। याद रखिएगा कि जो आपके चाणक्य थे वो 20 कन्या पालती थी। क्या पालती थी, पालते थे 20 कन्या। 20 कन्या, 20 कन्या का क्या मतलब है, 20 कन्या का मतलब है कि वो क्या करते थे, सुंदर सुंदर लड़कियों को उसके माता पिता के आज्ञा से ले आते थे अपने जो है ना विद्यालय में, और बचपन में ही, और उसको धीरे धीरे रोज रोज कुछ हल्का हल्का मात्रा में विष देते थे, और हल्का हल्का मात्रा में विष देते 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 इतना विषैला बना देते थे उस कन्या को, उस लड़की को, कि अगर वो किसी को दांत काट ले ना तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा उसका, ठीक है। और चाणक्य जो है बहुत सारी 20 कन्या को, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि चाणक्य ने बहुत सारी 20 कन्या को भी किसके सेना में, तो जो है ना इसके सेना में, सिकंदर के सेना में भेज दिया था। और सुंदर सुंदर कन्या देख करके सिकंदर के सैनिक लोग भी जो है ना लट्टू हो जाते थे, और जैसे ही ये कन्या के संपर्क में आते थे ये लोग दांत काट लेता था और उसी से उसका क्या हो जाता था, मौत हो जाता था। और इससे भी बहुत सारा मनोबल डाउन हुआ, किसका, जो आपके सिकंदर के सेना थे उसका पूरा मनोबल एक तरह समझ लीजिए कि डाउन हो गया। और सिकंदर की सेना ने एकदम मना कर दिया और सिकंदर को कह दिया कि आप कुछ भी कर ले, हम भाई साहब व्यास नदी को पार नहीं कर सकते हैं, और व्यास नदी को पार करके भारत नहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर लो भाई, मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मरने कौन जाएगा। वैसे ही जो सिकंदर की सेना थी वो थकी थी, इतने देशों को जीत के आई थी, थकी हुई थी, ठीक है। और घर पहले तो मोबाइल वोबाइल होता नहीं था कि घर पे फ़ोन करके बात कर ले, तो इन लोगों को लौटने का तो वैसे ही पहले से मन था, और इस लोगों को बहाना भी मिल गया कि भाई चलो अब यहाँ पर जो है हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। और व्यास नदी को बिना पार किए हुए सिकंदर जो है लौट गया। सिकंदर क्या हो गया, लौट गया। और आगे का इतिहास अब आप समझिए। सिकंदर के बारे में जो भी चीज़ हम आपको बताई कुछ नोट में आपको दिखा देते हैं आपको, ताकि नोट जो है ना पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सिकंदर किस देश का था, मकदुनिया का। गुरु अरस्तु याद रखेंगे, और पिता का नाम फिलिप था। जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। एंड अगर बात करें आगे तो याद रखिएगा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया एवं 19 महीनों तक भारत में रहा। कितने महीनों तक, 19 महीनों तक भारत में रहा। और भारत में पहला महत्वपूर्ण सामना, युद्ध नहीं,
सामना उसने तक्षशिला के राजा आम्बिक के साथ किया, परंतु उसने युद्ध से पूर्व ही आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला का राजा जो आम्बिक है वो युद्ध से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। और दूसरा जो है ना सामना, अगर देखा जाए महत्वपूर्ण युद्ध की बात करी जाए तो पहला महत्वपूर्ण युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में ही उसे पंजाब के शासक पोरस से करना पड़ा। पोरस का भाई घुटना टेकने वाला नहीं हूँ, मुझे युद्ध करना पड़ेगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं युद्ध करूंगा तुमसे, ठीक है। पोरस से करना पड़ा, जिसे याद रखिएगा हाइडेस्पीज या झेलम बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध कौन सा युद्ध है? सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ उसे ही कहते हैं। इसमें याद रखिएगा कि सिकंदर विजयी रहा, सिकंदर जीत गया, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया। और सिकंदर की पत्नी नाम है रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। ये राखी सिकंदर जानबूझकर बंधवाया था, क्योंकि रेक्सोना ने भी तारीफ कर दिया था पोरस का कि तुम तो महान आदमी हो। सिकंदर को शक हो गया था कि भाई साहब कहीं रेक्सोना लट्टू ना हो जाए पोरस पर, इसीलिए इसको राखी बनवा देते हैं ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। समझ में आ रहा है? तो रेक्सोना राखी बांधी थी, एक तरह से बहन बना दिया इसने इसको। आगे जो है बात करेंगे तो सिकंदर याद रखिएगा कि हिंदू कुश पर्वत, जिसे हम जो है ना खैबर दर से भी कह सकते हैं, इसको पार करके भारत आया था। और दूसरी बात है कि सिकंदर के सेनापति ने सैनिकों ने ब्यास नदी को पार कर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और ये काम करवाया किसने था? चाणक्य ने। चाणक्य अपने मनसा में सफल हो गया था, ठीक है, अपने जो मिशन है उसमें सफल हो गया था, जिस कारण याद रखेंगे कि सिकंदर को 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटना पड़ा। उसने जीते हुए क्षेत्र अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। कुछ क्षेत्र जीता था पंजाब का, इसके बाद तक्षशिला वगैरह जो जीता था ना सिकंदर, वो किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर आगे के इतिहास में भी आपको दिखाई देंगे, ध्यान से देख लीजिए इनको। सेल्यूकस निकेटर सेनापति था। तो सर अभी आप एक बोले थे निर्याकस भी सेनापति था, तो याद रखिएगा निर्याकस जल सेनापति था और ये थल सेनापति था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर को वहां पर दे दिया। और सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था, ये आप याद रखेंगे। और सिकंदर का मृत्यु जो है ना 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। याद रखेंगे बेबीलोन इराक का ही जगह है। कैसे हो गया सर? डायरिया जानते हैं ना, पेट खराब का बीमारी, ठीक है, डायरिया। और डायरिया के कारण जो है ना इनका मौत हो गया। बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने के कारण इनका क्या हो गया? मौत हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर को मारने में चाणक्य का हाथ है, यानी कि चाणक्य ने सिकंदर को जहर दे दिया था। चाणक्य ने सिकंदर को जहर दे दिया था। और आपको पता ही है कि चाणक्य के पास अलग अलग वेराइटी का जहर था, विष था। आज खाइए 10 दिन बाद मरिए, आज खाइए 15 दिन बाद मरिए, 6 महीने बाद मरिए, ऐसा वाला विष था उसके पास। तो कुछ लोग बोलते हैं कि चाणक्य ने सिकंदर को जहर दे दिया और उसी जहर के कारण उसका मौत हो गया, ठीक है, इराक में जाकर। इराक में जगह है बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन में ही इनका मकबरा है। ये आप जो है याद रखेंगे। इनके घोड़ा का नाम था बुके फराब, ठीक है, बुके फराब कुछ इस करके ऐसे करके इनके घोड़ा का नाम था। किसके घोड़ा का नाम? सिकंदर के घोड़ा का नाम। ये व्यक्ति आगे के इतिहास में भी दिखाई देगा, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भारत का कुछ भाग क्या कर लिया था? जीत लिया था। सॉरी, जीता तो वो सिकंदर था जो आपके तक्षशिला है, पंजाब का कुछ क्षेत्र है, पोरस का जो भी क्षेत्र था और आम्बिक का जो भी क्षेत्र था, तो जीता ही था ना। तो ये दोनों क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर को वहाँ पर राजा बना करके और वो चला गया था। ये व्यक्ति आगे भी आपको क्या होगा? दिखाई देगा। और यही कुछ कहानी था सिकंदर के बारे में। किसके बारे में? सिकंदर के बारे में। सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे दुनिया को जीत लिए थे, लेकिन हकीकत क्या है? उन्होंने पूरे 6-7 देश को ही जीता था, फिर भी उनको विश्व विजेता कहा जाता है। क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को उतने देश का ही जानकारी था, 6-7 देश का ही जानकारी था, जो हमने आपको नक्शा में भी दिखाया है।
वो लोग इसके बाद भी दुनिया में देश है वो ये नहीं जानते थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें विश्व विजेता कहा जाता है, जबकि हकीकत है कि वो 6-7 देश ही क्या कर पाए थे, जीत पाए थे। सिकंदर के बारे में अगर आप इतना याद रखिएगा तो इससे बाहर गारंटी है कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का क्लास अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी डिटेल। मैं जब चर्चा करूंगा तो वो चैप्टर खत्म करने की दृष्टि से चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा ऐसे कि आपको इतिहास सिखाया नहीं, आपको इतिहास जो है ना एक तरह से समझ ले कि जी करके दिखाऊंगा। और जी करके दिखाने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको पूरे डिटेल कैसे क्या हुआ नहीं हुआ पूरे डिटेल में बताने की हमेशा कोशिश करता हूं, तो ये भी मैंने किया है। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त मित्र भाई बहन को भी बताइए कि LGR स्टडी पे इस तरह का बेहतरीन क्लास जो है ना चल रहा है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।